सोचिए अगर एक दिन आपसे आपकी पहचान छीन ली जाए, क्या हो कि एक दिन आपका नाम, आपका धर्म, आपका वजूद सब कुछ आपसे छीन लिया जाए और फिर भी दुनिया आपको ये कहे कि यही आपकी नियति है, यही आपकी तकदीर है, तो क्या आप ये सब स्वीकार कर लेंगे? ये सब सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है, ये सब सच्चाई है। हजारों लाखों लड़कियों की सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिसे इतिहास ने तो भुला दिया, लेकिन अमृता प्रीतम जी ने अपनी किताब पिंजर में लिखकर इसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। अमृता प्रीतम जी की किताब पिंजर भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और सन 1950 में प्रकाशित ये किताब मूलतः पंजाबी में आई थी और उसके बाद हिंदी समेत विश्व की कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और इस किताब को हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर के तौर पर देखा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस किताब के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इस किताब की कहानी के बारे में, थोड़ा बहुत सार आपको बताऊंगा और उसके बाद हम बात करेंगे किताब की भाषा शैली के बारे में, संवादों के बारे में, किरदारों के बारे में, क्यों ये किताब इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है हिंदी साहित्य में, क्यों ये इतनी लोकप्रिय है और क्यों हर एक हिंदी साहित्य प्रेमी को ये किताब पढ़नी चाहिए। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं हमारा आज का किताबी सफर। पिंजर की कहानी भारत के विभाजन से पहले सन 1935 में शुरू होती है। ये एक पूरो नाम की हिंदू लड़की की कहानी है जिसकी शादी एक रामचंद्र नाम के बहुत ही अच्छे परिवार के युवक से तय कर दी गई है और अभी उसकी शादी होने ही वाली थी कि शादी से कुछ दिन पहले रशीद नाम का एक मुस्लिम युवक पूरो का अपहरण कर लेता है और पूरो के परिवार के बीच में और रशीद के परिवार के बीच में पीढ़ियों से दुश्मनी चलती हुई आ रही है और पूरो के परिवार वालों ने कुछ पीढ़ियों पहले रशीद के परिवार की किसी लड़की को जबरदस्ती अगवा कर लिया था, तो इसीलिए रशीद के ऊपर इस चीज का बहुत दबाव था कि किसी तरह से वो बदला ले और पूरो का अपहरण कर ले। तो वो पूरो का अपहरण कर लेता है और उसे कैद कर लेता है। पूरो अपनी इस स्थिति को समझ नहीं पाती, वो बहुत दुखी रहती है और रशीद ने उसको एक काल कोठरी के अंदर कैद करके रखा होता है। फिर भी कुछ दिनों बाद में वो बहुत हिम्मत करके उस काल कोठरी की कैद से छूट जाती है और वापस अपने माँ बाप के पास पहुंच जाती है। पर यहाँ नियति का खेल शुरू होता है। उसके माँ बाप उसे अपनाने से मना कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि बेटी तो इतने दिनों बाद में आई है, अब तेरा नाम गया, तेरा धर्म गया, तेरा जन्म गया, अब तुझे कौन रखेगा, कौन तुझसे शादी करेगा, अब तूने तो हमें जीते जी मार दिया बेटी, तेरा तो जन्म खराब हो गया है, अब हम तुझे नहीं रख सकते, तू वापस चली जा। पूरो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है इस बात से, वो एकदम टूट जाती है और फिर वो मरने जा रही होती है कि इसी दौरान वापस राशिद उसको ढूंढते ढूंढते मिल जाता है और वो फिर उसे वापस उस काल कोठरी में ले जाता है। और अब जब पूरो के पास में और कोई रास्ता नहीं बचता है तो फिर जब रशीद उसको जबरदस्ती निकाह करने के लिए कहता है तो वो तैयार हो जाती है और फिर उसका नाम बदल कर हमीदा रख दिया जाता है। और वो कभी भी इस पूरी स्थिति को ना समझ नहीं पाती, वो कभी भी सहज नहीं हो पाती और वो जो उसका धर्म चेंज हो जाता है, हिंदू से मुस्लिम हो जाता है, उसका नाम पूरो से हमीदा हो जाता है। तो वो दिन में तो हमीदा रहती है लेकिन रात को उसको सपने पूरो के ही आते हैं और वो ये सारी चीज जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है वो इतने खूबसूरती से अमृता प्रीतम जी ने दिखाया है अपनी इस किताब में कि आप पढ़ोगे तो आपका दिल पसीज जाएगा और अमृता प्रीतम जी की जो लेखन शैली है उसके प्रति आप जितनी दाद दोगे वो कम पड़ेगी। और फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और भारत की आजादी के समय भारत का विभाजन होता है और उस विभाजन के दौरान बहुत सारी हिंसा होती है और उस हिंसा के दौरान पूरो की भाभी लाजो का दंगाइयों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और फिर पूरो ये ठान लेती है कि वो किसी भी तरह से अपने पति रशीद की मदद से वो लाजो को बचाएगी। और फिर वो लाजो को बचाने के लिए कौन कौन सी युक्तियां अपनाती है और क्या वो लाजो को बचाने में कामयाब होती है और फिर अगर लाजो बच भी गई तो क्योंकि वो भी इतने दिन दंगाइयों के पास में रही है तो क्या परिवार वाले उसे अपनाएंगे। एक तरह से लाजो की स्थिति फिर से वही है जो इतने साल पहले पूरो की थी। तो उपन्यास का अंत क्या होगा, कैसा होगा, ये सब जानने के लिए आप किताब पढ़िएगा और बहुत शानदार किताब है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही दुख और दर्द वाली किताब है, मगर ये ठीक उसके उल्टी किताब है। ये उम्मीद और आशा की किताब है कि जिंदगी जब सब कुछ आपके साथ में गलत ही गलत करे जा रही है, इसके बाद भी पूरो कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ती है। पूरो हमेशा आशा की एक जो किरण है उसको अपने साथ में रखती है और ना सिर्फ वो अपनी जिंदगी संवारती है बल्कि साथ साथ उपन्यास में बहुत सारे किरदारों की जिंदगी संवारती है और ये किताब उम्मीद और आशा की किताब है। अगर किताब के किरदारों की बात करें तो जो पूरो का किरदार है वो तो अपने आप में बहुत ही मुकम्मल और बहुत ही उम्दा किरदार है ही और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य के जो सबसे सशक्त किरदार हैं उनमें से एक है ये पूरो का किरदार। मगर इसके अलावा जो और भी किरदार हैं इस किताब में जैसे कम्मो, तारो, पगली, लाजो या रशीद, ये सभी किरदार अपने आप में बहुत परिपक्व हैं और इनका ना बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है अमृता प्रीतम जी ने कि ये कहानी में अलग अलग मौकों पर आते हैं और ये कहानी को एक भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं। और जो पूरो का किरदार जिस संघर्ष से गुजर रहा होता है ना उसके अंदर ये उसके विकास होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और रशीद का किरदार बहुत ही जटिल और बहुत ही अच्छा किरदार अमृता प्रीतम जी ने लिखा है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई और किरदार हिंदी साहित्य में ऐसा लिखा गया है कि शुरुआत में आप उससे नफरत करते हो कि जब वो उसका पूरो का अपहरण करता है, लेकिन उसके बाद जो रशीद का पहला वाक्य है इस किरदार के अंदर वो यही है कि वो पूरो से माफी मांग रहा होता है और वो ये बोलता है कि मैं मजबूर था, मेरे परिवार का मेरे ऊपर बहुत दबाव था कि मुझे बदला लेना ही था, तो मैंने ये कर लिया, लेकिन अब मेरे को बहुत दुख हो रहा है
है कि मैंने ये क्यों किया और मैं अब कुछ कर नहीं सकता तेरे लिए, क्योंकि अगर तू अपने परिवार के पास चली भी जाएगी तो अब तुझे कौन अपनाएगा और मैं तेरा गुनहगार हूँ। और वो पूरी किताब में इस चीज का प्रायश्चित करता है। इस किताब में अमृता प्रीतम जी की जो लेखन शैली है वो इस लिहाज से बेहद खास है कि वो स्त्री के मन का जो दुख, दर्द, संघर्ष है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करने में कामयाब रहती हैं। मगर इसके बावजूद वो अपनी किताब को ना कोई अबला, दुर्बल, निर्बल स्त्री की जो अभिव्यक्ति है वो नहीं बनने देती। यानी कि उस किताब को पढ़कर ना ऐसा नहीं कि बहुत आपको लगे कि ये किताब को दुख और दर्द से भरी हुई है। ये किताब उम्मीद और आशा की किताब है। यानी कि पूरों के साथ में जो कुछ भी गलत हो सकता था ना वो हुआ उसके साथ में। उसका अपहरण कर लिया गया, उसकी शादी नहीं हो पाई, उसके घरवालों ने उसे छोड़ दिया और जिसने उसका अपहरण किया उसके साथ ही वो जिंदगी गुजार रही है और उसके बाद भी बहुत परेशानियां आती हैं। मगर इन सब के बावजूद ना सिर्फ वो अपनी जिंदगी संवारती है बल्कि कितने ही किरदार हैं इस किताब के अंदर जिनकी जिंदगी वो संवारती है और कई लोगों को तो बचाने में वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा देती है। यानी कि कुछ भी जिंदगी में परिस्थिति आ जाए वो परिस्थितियों से हार नहीं मानती और ये इस किताब के अंदर अमृता प्रीतम जी ने बहुत शानदार तरीके से दिखाया है। अमृता प्रीतम जी अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध और मुकम्मल कवियत्री थी और मुझे ऐसा लगता है कि यही वजह थी जिस वजह से वो इस किताब को सिर्फ 118 पन्नों में लिख पाई। यानी कि ऐसी किताब जिसके अंदर इतने सारे किरदार हैं और इतने सारे शानदार और मुकम्मल किरदार हैं और जिसका स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड है कि कहानी कहां से शुरू होती है और कहां पहुंचती है, और इसके बावजूद उन्होंने इस किताब को सिर्फ 118 पन्नों में लिख दिया। शायद ये इसीलिए कर पाई क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया कवियत्री थी और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें वो बहुत छोटे में कह जाती हैं और उन्होंने प्रतीकों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है जिसकी वजह से वो जो स्त्री के मन की जो पीड़ाएं हैं, जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उनको बहुत ही शानदार तरीके से इस किताब में चित्रित करती हैं। और अब बात करते हैं कि इस किताब को पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो भारत के विभाजन के दौरान जो मानवीय पहलू है उसे ये किताब हमें समझाने में मदद करती है, क्योंकि इतिहास में आंकड़े तो बहुत मौजूद हैं, घटनाएं बहुत मौजूद हैं, लेकिन पिंजर जैसी जो किताबें हैं, ऐसा जो साहित्य है, ये ही हमें जो उस दौरान जो लोगों ने दुख झेले थे, जो औरतों ने दुख झेले थे, वो हमारे सामने लाते हैं। दूसरा, ये उपन्यास धार्मिक कट्टरता और सामाजिक रूढ़िवादिता पर एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी है। ये किताब दिखाती है कि किस तरह से धर्म और समाज के नाम पर औरतों पर अत्याचार किए जाते हैं और चाहे धर्म की लड़ाई हो, चाहे समाज की लड़ाई हो, चाहे परिवार की लड़ाई हो, उसमें पिसती हमेशा औरतें ही हैं। तीसरी वजह है कि इस किताब के अंदर महिलाओं के संघर्ष और उनकी शक्ति का बहुत शक्तिशाली चित्रण किया गया है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो पूरो का किरदार है उसके साथ में जो कुछ भी गलत हो सकता था वो हुआ, उसके बाद भी पूरो कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानती। तो ये विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये अपनी आत्मा की शक्ति को बचाए रखना, ये इस किताब में बहुत शानदार तरीके से दिखाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अमृता प्रीतम जी के साहित्य में जितने भी स्त्रीवाद के पहलू हैं वो सभी पहलू इस किताब में मौजूद हैं। चौथी वजह है इस किताब की भाषा शैली। किताब बहुत ही आसान और बहुत ही सरल और बहुत ही सहज भाषा में लिखी गई है और ये किताब बहुत संजीदा किताब है, बहुत बड़ी किताब है, बहुत मुकम्मल किताब है और बहुत सारे किरदार हैं। इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पहुंच जाती है, मगर इन सब के बावजूद ये किताब बहुत आसान किताब है। पढ़ने में किताब बहुत सहज है, बहुत आसान है और इसकी वजह शायद यही है कि अमृता प्रीतम जी खुद एक कवियत्री थी। उन्होंने प्रतीकों का बहुत शानदार इस्तेमाल किया है और इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी बातों को भी वो बहुत छोटे में कहने में कामयाब हो जाती हैं। पांचवी और जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी वजह है वो ये कि अमृता प्रीतम जी ने उस जमाने में ऐसी बोल्ड किताब लिखी, विभाजन की जो त्रासदी थी उन्होंने औरतों के नजरिए से उसको दिखाया और इस बहाने उन्होंने समाज, परिवार और धर्म सबके ऊपर उन्होंने वार किया और ये बहुत रेयर था क्योंकि उस समय पर जो हिंदी साहित्य था वो बहुत ही मेल डोमिनेटेड साहित्य था। शायद इसी वजह से ये किताब बहुत ही विवादास्पद भी रही थी, मगर इन सब के बावजूद धर्म और समाज के नाम पर होने वाली हिंसा और स्त्रियों के शोषण को बिना लाग लपेट के मुझे नहीं लगता कि हिंदी साहित्य में किसी और किताब ने इतने अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो ये था मेरा वीडियो और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी मिलता हूँ मैं आप सबसे मेरी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।